हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो फाइनली आपकी क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स में आए हुए हैं। और लगभग आपके 400 क्वेश्चंस में आपके क्लाइमेटोलॉजी के कराने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इन दो वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। मैं इसके क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस के दो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपका मे बी कल या परसों आ जाएगा। तो अगर आपने ये क्लाइमेट वीडियोस, जो थ्योरी वाले वीडियोस हैं, उनको देख करके अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका क्लाइमेटोलॉजी से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन। तो जो जितने भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट और वेदर में, वो कहाँ पे होते हैं? तो वो आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया भी था, जब आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया था तो उसमें 5 लेयर्स बताई थी ना। तो सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फियर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपकी मीजोस्फियर, फिर आपकी आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर होती है। तो इसी तरीके से जो जितनी भी जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो पाया जाता है वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इंसुलेशन। जो इंसुलेशन को अफेक्ट नहीं करता है, तो रोटेशन तो अफेक्ट करता है, ठीक है, रिवोल्यूशन भी करता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी अफेक्ट करता है। ये सारी वीडियो ना डिटेल में मैंने बताई हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंसुलेशन, सारा जब मैंने इंसुलेशन टॉपिक पढ़ाया था ना आपको, वीडियोस आपका पढ़ा हुआ है इंसुलेशन का प्रॉपर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन प्रिवेलिंग विंड्स जो होती है उनसे कोई मतलब नहीं होता इंसुलेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द गैस विच हैज़ थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज इन ड्राई एयर। अब देखो, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो जब सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन का होता है, फिर आपका ऑक्सीजन का होता है, फिर आपका आर्गन का होता है, फिर आपका CO2 का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो है नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये ऊपर की ना टॉप 5 याद रखो, नियोन को भी याद कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ से ना कंपोजिशन आपसे पूछ लेता है, तो टॉप 5 तो आपको यहाँ पर याद रखनी ही है। तो यहाँ पर जो थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड हाईएस्ट जो है वो आपकी आर्गन हो जाएगी। आगे हम बढ़ें, द लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एप्लेटन लेयर। अब देखो, एप्लेटन लेयर जो होती है ना, वो जो है आपकी आयनोस्फीयर में पाई जाती है। और आयनोस्फीयर में जो है दो लेयर्स होती हैं, F1 और F2 लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द F लेयर और रीजन आल्सो नोन एज द एप्लेटन बर्नेट लेयर एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 150 टू मोर देन 500 किलोमीटर। तो देखो, ये ना 150 से लेकर के 200 किलोमीटर तक होती है। जो ये होती कहाँ पर, ये आयनोस्फीयर में होती है। और जो लोअर लेयर होती है, यानी 150 किलोमीटर वाली लेयर होती है, उसको हम F1 कहते हैं। और जो 200 किलोमीटर पर जो सबसे हाईएस्ट लेयर होती है आयनोस्फीयर में, उसको हम कह देते हैं F2 लेयर। तो F1 F2 लेयर को हम एप्लेटन लेयर भी कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ड्रेनेज रिफर्स। अब देखो, ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए। ड्रेनेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ें फ्लो होती है, तो फ्लो कहाँ से होगी, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी। ऐसे ही जो यहाँ पे एयर ड्रेनेज हो रही है, एयर का फ्लो कहाँ से होगा, टॉप से डाउन होगा। तो हॉरिजेंटल मूवमेंट तो सारे यहाँ पे अलग हो जाएंगे, हॉरिजेंटल मूवमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें टॉप से डाउन जाना है। तो साइक्लिक वाला भी नहीं होगा। तो मूविंग डाउन ऑफ कोल्ड एयर अलोंग द स्लोप फ्रॉम द माउंटेन टॉप इनटू द वैली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। यहाँ से जो F की वैल्यू आ जाएगी 9C/5 प्लस 32, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो C की वैल्यू है 100/5 प्लस 32। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 212 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड एज। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल मतलब एक वार्षिक जो रेंज होती है टेम्परेचर की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है
कि एक वर्ष में जो सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीने का जो टेम्परेचर होता है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथली मीन्स ऑफ टेम्परेचर इन ए ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो देखो मैंने विंड डायरेक्शन, अभी मैंने आपको साइक्लोन का लेटेस्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि साइक्लोन की डायरेक्शन जो होती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है, और एंटी साइक्लोन में जस्ट अपोजिट मान लो उसका। तो साइक्लोन के केस में जो नदर्न हेमिस्फीयर में होगी वो कैसी होगी, वो तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है ये वाला पहला स्टेटमेंट। और नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला गलत है क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगी और नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी एंटी साइक्लोन में क्लॉकवाइज होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है आपकी वो लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास बनती है। मैंने आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्ट आपको बताना। तो इनकरेक्ट क्या हो सकता है, टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बेल्ट। देखो यहाँ पर जो है ना, जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है इसमें टेम्परेचर का कोई भी रूल नहीं होता। यहाँ पे जो डायनामिक ये एक डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट होती है। यहाँ पे जो हाई प्रेशर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ना एयर का क्या होता है, एयर यहाँ पे सब्सिडेंस होती है, मतलब एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, और गलत ही पूछा था तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज एसोसिएटेड विद द सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट में आपकी हबूब चलती है। बोरा जो है एड्रियाटिक सी की है, फान जो है आपकी ये फान चलती है आल्प्स पर्वत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड गस्टी एंड विंड ऑफ एड्रियाटिक कोस्ट। तो एड्रियाटिक कोस्ट पे क्या पड़ती है, चलती है, कौन सी विंड चलती है, बोरा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन है बोरा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लो क्लाउड्स। देखो लो क्लाउड्स मैंने क्या बताया था, जिसमें आपका स्ट्रेटो आ जाए वो आपका लो क्लाउड्स होता है। तो क्लाउड्स वाला वीडियो आप जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे द यूनिट टू एक्सप्रेस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो एक्सप्रेस की जाती है वो की जाती है ग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने ग्राम आपकी ह्यूमिडिटी है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ये इसका जो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लाउड डेवलप अलोंग द कोल्ड फ्रंट इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो क्लाउड जो डेवलप होते हैं कोल्ड फ्रंट में, और कोल्ड फ्रंट इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब वो टेम्परेट साइक्लोन में। अब टेम्परेट साइक्लोन में मैंने आपको बताया था क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अब देखो ग्रीन हाउस गैस होती हैं कौन कौन सी आपकी, यहाँ पे मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द एटमोसफियर कंटेन्स मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। देखो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नॉट पर ध्यान जरूर रखना। चिनूक ब्लोज इन ऑटम। तो चिनूक ऑटम में ब्लो नहीं करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी बोरा विंटर में ब्लो करती है, फॉन स्प्रिंग में करती है, और गिबली जो है वो आपकी समर में करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बात की जा रही है ह्यूमिडिटी एक्सप्रेशन पर ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम एयर में कितने ग्राम मॉइस्चर है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, आगे हम बात करें हॉर्स लैटिट्यूड लाइज इन। हॉर्स लैटिट्यूड जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो हॉर्स लैटिट्यूड जो होता है वो आपका नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड तो है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये आपका 30 से 35 डिग्री पर होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 30 से 35 दे नहीं रखा है, तो आप 30 से 50 यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है, इन कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन BWH स्टैंड्स फॉर। तो देखो ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आप जाके देखिए उसको, समझिए। और बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ से मैंने आपको समझाया है कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखो BWH का मतलब पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लो कि यहाँ पर एच का मतलब तो हॉट हो जाएगा, तो कोल्ड वाले तो हटा ही दो आप, दो ऑप्शन हट गए। ठीक है। अब स्टेपी के लिए ना कैपिटल एस आता है, स्टेपी के लिए यूज होता है कैपिटल एस, तो स्टेपी वाला भी हटा दो, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। बस आपको उनके मीनिंग्स पता होना चाहिए, तो मैंने मीनिंग्स को डिटेल में आपको बताया है, उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगेन कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे AMW। तो ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, एम का मतलब होता है मानसूनल जो वाला एरिया होता है, और डब्लू का मतलब होता है विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल, मतलब समर्स पे वर्षा होगी उस जगह पे, और मानसून वाला एरिया होगा वहाँ पे मानसूनल वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया में होगा। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, तो प्लेटू तो हो नहीं सकता, हटा दो इसको। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावलीज एंड पार्ट ऑफ हरियाणा, ये भी नहीं हो सकता, हरियाणा तो ऊपर की तरफ हो गया, तो वहाँ से मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया हमें देखना है। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपका प्रॉपर तरीके से ट्रॉपिकल एरिया नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ गोवा, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था जो मानसूनल वर्षा जो होती है ना, वो आपकी वेस्टर्न घाट पे होती है। तो AMW का आप चौथा करेक्ट कर सकते हो, AMW को आप चार से मिला सकते हो, तो ये मिल जाएगा 4 से। ठीक है। देखो ये ना, अब मैंने आपको मैप में बताया है, मैप में आप जाके देखोगे कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में, तो सारा मैंने आपको बता रखा है। अब देखो AW का मतलब क्या, ए है क्या है, मतलब वही है आपका ट्रॉपिकल एरिया होगा, डब्लू मतलब विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ पर हो सकता है, समर ड्राई विंटर रेनफॉल, तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ पे बी का पहला, AW का पहला हो जाएगा, क्योंकि देखो जो पेनिनसुलर इंडिया है वही तो आपका ट्रॉपिकल एरिया में पड़ेगा, बाकी तो ऊपर की चीज़ें हो गई। देखो ये तो हमने मैच कर ही लिया, नॉर्दर्न प्लेन तो पड़ता नहीं है ट्रॉपिकल एरिया में, ये भी कहीं ना कहीं आपको ऊपर पड़ेगा, अरावली पर्वत तो ऊपर पड़ेगा। तो यही आपका बचा, तो इसका दो, मतलब पहला वाला ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AW का फर्स्ट। ठीक है। BSHW, तो सबसे पहले एक चीज़ देखना आप यहाँ पे, बी का मतलब हो जाएगा डेजर्ट से, मैंने आपको बताया ना डेजर्ट से मतलब हो जाएगा, बी का मतलब क्या होता है, डेजर्ट से होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो डेजर्ट वाला एरिया कहाँ होगा, अरावली वाला जो एरिया होगा वही डेजर्ट वाला एरिया होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको दो दो से मिला देंगे हम BSHW को। अब एक ही बचा, एक कौन सा बचा है, एक आपका बचा CWG, और जी का मतलब होता है गंगेटिक प्लेन, और गंगेटिक, गंगा कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर मिला सकते हो, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है असर्सन रीजन वाला। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं असर्सन क्या है। इन द ट्रॉपिकल जोन द ईस्टर्न सोर्स ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन द वेस्टर्न सोर्स। तो ये तो पॉसिबल है नहीं भाई, ट्रॉपिकल जोन में या कोई भी जोन हो, तो ईस्टर्न जो सोर्स होते हैं वो कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं देन द वार्मर सोर्स ऑफ द ओशियन। तो यहाँ पे ए गलत हो गया है ना, अगर ए गलत है, ए फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट हो जाएगा। रीजन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि रीजन पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दी सोर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाई ओशियन करेंट्स एंड प्रिवेलिंग विंड देन द लेटीट्यूड्स। तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं ना, यहाँ पे जो विंड्स जो ओशन करंट चलती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ओशनोग्राफी, तो वहाँ पे मैं ओशन करंट आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर मिलेगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, आर इज फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक ग्रिफिथ टेलर का क्लीमोग्राफ दे रखा है, और यहाँ पे ना पोजिशंस मार्क कर रखी है 1 2 3 4, तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो देखो यहाँ ध्यान रखो, इसको ना आपको रटना है एक तरीके से, इतना ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो हो सकता है आगे पूछ भी लें, लेकिन बट आपको रटना है, इसको कैसे रटना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पे ध्यान रखना, स्कॉर्चिंग होगा, सेकंड पॉइंट पे होगा आपका मगी, और थर्ड पॉइंट पे होगा कीन, और फोर्थ पॉइंट पे होगा, सॉरी थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट पे होगा कीन, और फोर्थ पॉइंट पे होगा रो। ध्यान रखना,
SMKR, ठीक है, SMKR से ध्यान रख लो, सॉर्चिंग, मगी, कीन और रो, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो, अब इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, कभी कभी पोजीशन चेंज भी कर सकता है, हो सकता है पहले नंबर को यहाँ पे दे दे, दूसरे को यहाँ दे दे। तो आपको ना ये पोजीशन इनकी इसकी याद कर लो कि यहाँ ऊपर की तरफ स्कॉर्चिंग है और नीचे की तरफ क्या है, कीन है, इधर ऊपर की तरफ मगी है और नीचे की तरफ रो है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इन विच एरियाज ऑफ द वर्ल्ड द लोएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज फाउंड। लोएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कौन से एरिया में फाइंड की जाएगी, तो इक्वेटोरियल एरिया में फाइंड की जाएगी। यहाँ पर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होती है ना बहुत कम होती है, क्योंकि वर्ष भर एक समान सा टेम्परेचर रहता है, एक समान तापमान रहता है। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करता है, टेम्परेचर वाले वीडियो में पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल लोकेशन तो करती है भाई, जो आपका ट्रॉपिकल एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा हीट मिलेगी, ठीक है, टेम्परेट पे और कम मिलेगी, पोलर पे जाएंगे तो और कम मिलेगी, तो लैटिट्यूड तो फ़र्क डालता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, बिल्कुल दिन में आपको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा इंसुलेशन मिलता है, तो और रात को कम मिलता है, ठीक है। फिर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर का टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, हाँ इसका इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब ऊपर की तरफ मतलब अगर आप माउंटेन पर जाओगे तो आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है, नीचे ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अरेंज, अगला क्वेश्चन, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर बेल्ट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला जो आपका पड़ेगा वो है इक्वेटोरियल लो, फिर आपका है सब ट्रॉपिकल हाई पड़ता है, ठीक है, फिर है सब पोलर लो, फिर है पोलर हाई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ना पढ़ा रखा डिटेल में, और ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेस्टर्लीज इज ऑब्जर्व्ड ओवर। सबसे अधिक जो वेलोसिटी है वेस्टर्लीज की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे अधिक कौन से रीजन में होती है। तो यहाँ पे जो पहला है कॉन्टिनेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर, फिर है कॉन्टिनेंट इन ओशियंस इन सदर्न हेमिस्फीयर, फिर आपका है कॉन्टिनेंट इन नदर्न हेमिस्फीयर, और फिर आपका है ओशियंस इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है ओशियंस इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है वेस्टर्लीज की, बिकॉज यहाँ पे ना कॉन्टिनेंटल एरिया कम है, कॉन्टिनेंटल एरिया कम है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे ना वेस्टर्लीज की स्पीड ज़्यादा मिलती है। जैसे आपकी प्रचंड 50 चीकता 60, ये सब आपकी कहाँ मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में मिलती है ड्यू टू द वेस्टर्लीज, ठीक है। अब आगे आ जाओ, विच लैटिट्यूडनल रीजन इज द सोर्स ऑफ सीटी एयर मासेस। अब देखो यहाँ पे एयर मासेस का वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया है, आप जाके देखिए। तो मैंने आपको उसमें बताया कि जो सीटी एयर मासेस है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो टी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, टी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल एरिया होगा, ठीक है। तो यह कहाँ मिलेगा, आपका 15 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ वाले रीजन में आपको मिलेगा, ट्रॉपिकल एरिया के आसपास, ठीक है। आगे हम बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मीन एनुअल टोटल रेनफॉल इज ग्रेटेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पर आपका ये तो आपका सही है, जो एनुअल टोटल रेनफॉल है वो ज़्यादा होता है कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन में। रीजन्स लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव लेशर रेनफॉल, बिल्कुल सही बात है। जो इंटीरियर्स में होते हैं कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पर रेनफॉल कम होता है। कोल्ड ओशनिक करंट प्रोवाइड एनफ रेन्स इन कोस्टल एरियाज, नहीं, कोल्ड ओशनिक करंट जो क्रिएट करती है वो डेजर्ट की कंडीशन क्रिएट करती है, ना कि रेनफॉल की। तो यही आपका गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ एयर इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, यही आपसे पूछा था। द मेन बेसिस ऑफ थॉर्नथ्वाइट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट वेयर। अब देखो मैंने क्या बताया, थॉर्नथ्वाइट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो था पीई रेशियो और एक आपका टीई था। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और थर्मल एफिशिएंसी, तो यहाँ पर आपका ए और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। विच इज़ नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर।
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है? तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए आपका विंटर ऑन काम एंड क्लियर स्काई, विंटर जो होनी चाहिए, विंटर में काम और क्लियर स्काई होना चाहिए, ये तो आपकी एक फेवरेबल कंडीशन है। सरफेस कवर्ड विद नेचुरल वेजिटेशन, यही आपकी कंडीशन नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़े। ठीक है, अगर कोई भी सरफेस नेचुरल वेजिटेशन से कवर होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा रहेगा और ऊपर जाने पे कम होगा, तो ये आपकी सही कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। स्काई क्लियर और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ये आपकी जो है फेवरेबल कंडीशन है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए। और वैन सरफेस कवर्ड विद आइस और स्नो से कवर्ड है, ये भी आपकी फेवरेबल कंडीशन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड वाज पुट फोर्थ बाई, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स किया था वो डब्ल्यू हॉब्स ने किया था, ध्यान रखना है। रॉसबी वेव डेवलप्स इन विच स्टेट ऑफ द जेट स्ट्रीम, तो ये फोर्थ स्टेज में डेवलप होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ द ग्लेशियल आइस, तो वेलोसिटी है मूविंग आइस की वो बढ़ती है अगर स्लोप जो है स्टीप है, ठीक है, बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू द साइड्स ओइंग टू लेसर डेप्थ ऑफ आइस फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द फ्लोर। यहाँ पर आपका दोनों करेक्ट हैं, अगर स्टीपनेस ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी टू द साइड्स ऑफ ओइंग टू द लेसर डेप्थ ऑफ द आइस फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल्स, तो वैली वॉल्स के जो आसपास जो है इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। द रिवर वैलीज विच ड्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल कंसिक्वेंट ड्रेनेज बट एट द लोअर टॉपोग्राफिक लेवल हैड डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यू बेस लेवल्स, दीज वैलीज आर नोन एज रीसिक्वेंट वैली कहते हैं, ठीक है। देखो वैलीज, रिवर वैलीज विच ड्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल कंसिक्वेंट ड्रेनेज बट एट द लोअर टॉपोग्राफिक लेवल हैव डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू द न्यू बेस लेवल्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों रिवर वैलीज जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक जो होगी उसका जो लेवल होगा, टॉपोग्राफिक लेवल होगा वो लोअर होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द न्यू बेस लेवल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसिक्वेंट वैलीज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉज्ड बाय ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स, तो इसको हम कहते हैं स्लैकिंग। वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है यहाँ पे स्लैकिंग, ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगेन देखो क्वेश्चन ये है कॉपिंग क्लाइमेटिक सब टाइप क्लासिफिकेशन में, तो मैंने क्या बताया था, देखो BWH, तो बी का मतलब, एच का मतलब हो गया हॉट और डब्लू का मतलब हो गया डेजर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेजर्ट क्लाइमेट तो कौन सी, और ये ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, तो अब ये बी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये BSH, कैपिटल एस का मतलब होता है स्टेपी, अब स्टेपी ट्रॉपिकल स्टेपी, तो हॉट का मतलब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है। BWK मतलब कोल्ड, ठीक है, डब्लू का मतलब होता है डेजर्ट, तो डेजर्ट इसमें आ जाएगा, और एस का मतलब होता है स्टेपी इसमें आ जाएगा, तो ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी वीडियो ना मैंने बना रखी है, जाके देखिए, क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कॉपरेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लोकल विंड, और यहाँ रीज़न है, तो सबसे पहले जोंडा को अगर हम देखें तो जोंडा कहाँ की है, अर्जेंटीना की है, ठीक है, जोंडा कहाँ की है, अर्जेंटीना। लेवेंटियर स्पेन की है, याद रट लो इनको, ठीक है, इनको रटना ही पड़ेगा, तो जोंडा अर्जेंटीना की है, ठीक है, और लेवेंटर साउदर्न स्पेन की है, ठीक है, और यामो आपकी जापान की है, ठीक है, लेकिन बाइज आपकी न्यूजीलैंड की नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की है, कहाँ की है, स्विट्ज़रलैंड की, ध्यान रखना। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द थर्मल इम्पैक्ट ऑफ हाई टिबेटन प्लेटू ऑन द ओरिजिन ऑफ मानसून, तो यहाँ पर थर्मल इम्पैक्ट ऑफ हाई टिबेटन प्लेटू ऑन द ओरिजिन ऑफ मानसून, तो ये किसने कहा था, तो ये आपका कहा था कोटेश्वरम एंड फ्लॉन ने, ठीक है, कोटेश्वरम एंड फ्लॉन ने ये कहा था कि जो हमारे इंडियन मानसून है, इंडियन मानसून में टिबेटन प्लेटू का भी इफेक्ट
होता है। तो रोल ऑफ टिबेटन प्लेटू का कैसे होता है ये हम ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल मोस्टली अकर ड्यूरिंग विंटर इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जो रेनफॉल है वो मोस्टली कहाँ होगी, विंटर्स में होगी। तो वो कौन सी होगी, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब आपके यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन्स होती है ना, जो फ्रंट के कारण वर्षा होती है, वो आपकी यूरोप नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली विंटर्स में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर लोएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड। किस में लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना मेसोस्फीयर में। इसको रट लो, ध्यान कर लो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैच करना है, तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन और कंट्री हैं, इनको याद करने के लिए मैंने आपसे कहा था। तो देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें में आप कन्फ्यूज हो सकते हो, जैसे आपका एक टाइफून्स है और एक आपका टाइफू है, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। बट हम देखते हैं कि हमें पता है विली विली तो ऑस्ट्रेलिया का होता ही है, और आपका जो बाइगो है वो आपका फिलीपींस का होगा। टाइफून्स टाइफून रखना चाइना का है, टाइफू जापान का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, टाइफून्स, ठीक है, फून्स चाइना और टाइफू टाइफू जापान, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए का 4 और ये हो जाएगा बी का 3 और सी का दूसरा और डी का पहला, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, द ओशियंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्डेड रिलेटिवली हाई एवरेज टेम्परेचर देन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओशियंस में जो है जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियंस हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं देन द सदर्न हेमिस्फीयर के ओशियन से। रीजन क्या है, द वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन बोथ द हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज है क्या कि नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि जो लैंड कॉन्टिनेंटल जो ओशन एरिया है वो आपकी ज़्यादा गर्म है, ओशंस का जो वाटर है। बट सदर्न हेमिस्फीयर में इतना गर्म नहीं है, बिकॉज जो नदर्न हेमिस्फीयर में आपके कॉन्टिनेंटल एरिया ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल लैंड ज़्यादा है, उस लैंड की वजह से आपका वहाँ का वाटर भी गर्म रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो विद रेफरेंस टू द जेट स्ट्रीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम स्टेटमेंट इज करेक्ट। जेट स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई जेट स्ट्रीम तो पढ़ा रखी है आपको। तो यहाँ देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द जेट स्ट्रीम इन समर सीजन बिकम्स ट्वाइस द वेलोसिटी इन द विंटर सीजन। गलत बात है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होती है वो कोल्ड में होती है, यानी विंटर सीजन में होती है। द एक्सटेंट ऑफ जेट स्ट्रीम नैरोज डाउन ड्यूरिंग द समर सीजन। बिल्कुल सही बात है, समर सीजन में बहुत ढीली पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ रीजन एज ट्रिनिटी ऑफ प्लेस फॉक एंड वर्क वॉज प्रोपोगेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। तो कंसेप्ट ऑफ रीजन एज ट्रिनिटी ऑफ प्लेस फॉक एंड वर्क ये किसने दिया था, ये पैट्रिक गैडिस ने दिया था, ठीक है। विद रेफरेंस टू अल्नीनो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। देखो अल्नीनो के बारे में बात करेंगे हम ओशिनोग्राफी में, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जब क्वेश्चन आ ही गया। तो अल्नीनो क्या है, एक कोल्ड ओशन करेंट है, नहीं, ये आपकी वार्म ओशन करेंट है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट अपियर्स अराउंड क्रिसमस इन दिसंबर अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पेरू वाला जो पैसिफिक ओशन का पेरू तट है वहाँ पर ये आपकी निकलती है, ठीक है। और ये हमेशा नहीं निकलती, ये आपकी कभी कभी निकलती है, मतलब 2 से 3 साल में लगभग ये निकलती है। द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कंटिन्यूज अप टू, नॉर्मल लेप्स ऑफ टेम्परेचर कंटिन्यूज अप टू, जो हमारी नॉर्मल लेप्स रेट है टेम्परेचर की वो कहाँ तक जाती है, कह सकते हो हम यहाँ पे। तो वो आपकी जो आपकी है ट्रोपोपॉज तक जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कहाँ तक जाती है, ट्रोपोपॉज तक, ठीक है। उसके ऊपर तो भाई वातावरण है ही नहीं, तो ट्रोपोपॉज ही यहाँ पर रोल प्ले करता है नॉर्मल लेप्स रेट के लिए। हु कॉइन्ड द टर्म ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी उल्टे सीधे पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। टीजर डेबॉर्ट, ठीक। व्हाट इज द रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट किसके कारण होता है, डेली स्पीड ऑफ द अर्थ, ईयरली स्पीड ऑफ द अर्थ, डेली एंड ईयरली स्पीड ऑफ द अर्थ एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये ध्यान रखना, डेली स्पीड ऑफ द अर्थ, ईयरली स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, डेली स्पीड, डेली घूमता है उसी के कारण कोरियोलिस इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लास बी किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लास बी डेजर्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन, मतलब
बारिश कम हो रही है, लेकिन वहाँ पे इवेपोर ट्रांसपिरेशन मतलब आपका इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे सूखा तो होगा ही। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रूली इज ट्रू अबाउट द ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉरी ग्लोबल टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज टू बिल्टअप ऑफ SO2, SO2 नहीं है यहाँ पे, CO2 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है, ए यहाँ पे सही है, तो ओनली ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में आज इतना ही ध्यान देते हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चंस के वीडियो ज़्यादा बन जाए बिकॉज वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।